नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 107 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 107 का जो संबंध है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व इतिहास पर दृष्टिकोण। बीपीएससी 107 की इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस किताब के हर एक चैप्टर की वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर। आप बीपीएससी 107 की प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ सकते हो। एक एक चीज़ वहाँ पे बारीकी से आपको समझाई गई है। यहाँ इस पीडीएफ में आपको 12 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और आशा की जाएगी कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर आए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके राजनीतिक और आर्थिक कारकों का हमें विश्लेषण करना है। तो आप सभी जानते हो कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ वो हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। और कोई भी युद्ध होगा तो उसके पीछे कुछ तो कारण काम कर ही रहे होंगे। और इस युद्ध के पीछे जो राजनीतिक कारण थे वो इतने खतरनाक थे कि कहीं ना कहीं पूरा विश्व इस युद्ध की चपेट में आ गया। करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल हुए। इतना पे ये युद्ध नहीं रुका, इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। तो पहले विश्व युद्ध के पीछे क्या क्या कारण थे हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो देखो, राजनीतिक कारकों में अगर पहले कारक की बात करेंगे तो राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। यूरोप में अगर आप 19वीं सेंचुरी का इतिहास पढ़ोगे, यूरोप का 20वीं सेंचुरी की पॉलिटिक्स पढ़ोगे अगर आप, तो आप देखोगे कि हर देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना तेज हो जाएगी। राष्ट्रीयता का मतलब होता है देशभक्ति की भावना। हर एक देश अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यूरोप में अगर हम ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, स्पेन की बात करें, पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाल की बात करें, तो ये सारे देश पता है क्या चाहेंगे? ये सारे देश ये चाहेंगे कि हम अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाएं और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लें। ब्रिटेन चाहेगा कि सबसे ज़्यादा गुलाम देश उसके हों, फ्रांस चाहेगा सबसे ज़्यादा गुलाम देश उसके हों, जर्मनी चाहेगा गुलाम देश उसके हों, इधर स्पेन पुर्तगाली भी चाहेंगे। और इस वजह से उपनिवेशों की वजह से इनके बीच में संघर्ष हो जाएगा और ये संघर्ष विश्व को एक युद्ध में झोंक देगा। तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देशभक्ति की भावना तेज हो गई थी। हर एक देश अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को मजबूत करना चाहता था और उपनिवेश पर नियंत्रण की होड़ बच गई थी। उपनिवेश मतलब होता है कि एक देश जिसको हम अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई भाई। अब क्या हुआ, यूरोप में विभिन्न देश जो है ताकत के संतुलन करना चाहते थे। प्रमुख शक्तियां, चाहे ब्रिटेन की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, ये सारे एक दूसरे के विरुद्ध ना गठबंधन बना रहे थे ताकि अगर कोई युद्ध हो तो एक ग्रुप इस तरफ से हो जाए और एक ग्रुप उस तरफ से हो जाए। इनमें से एक था ट्रिपल अटेंट जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था। दूसरा था ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। और ऐसे में जब ऐसे गठबंधन बनने लग जाते हैं तो दुष्प्रचार होने लग जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जब बयानबाजी शुरू होती है तो वहीं से शुरुआत होती है युद्धों की। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला कारण है वो है राष्ट्रवाद की भावना तेज होना और अपने देश के साम्राज्य को बढ़ाना। अब ऐसे में एक देश है और उसे 4-5 देश गुलाम बनाना चाहते हैं तो उनके बीच में संघर्ष हो गई होगा, युद्ध हो गई होगा। ज्यादातर देशों को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना रखा था या फ्रांस ने। अब यूरोप में एक नई ताकत उठ रही है, वो है जर्मनी। तो जंगल का एक रूल होता है, अगर दो शेर मिलकर शासन कर रहे हैं तो ये चाहेंगे कि तीसरा शेर उठना नहीं चाहिए। और ब्रिटेन और फ्रांस पहले एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब जर्मनी एक नई ताकत बनकर उभरा तो ब्रिटेन और फ्रांस एकजुट हो गए ताकि जर्मनी को वहीं के वहीं रोक दिया जाए। और बस इन्हीं वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू है। तीसरी बात है आर्म रेस, हथियारों की होड़। यूरोप में हथियारों की होड़ चल मची। हर एक देश अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ा रहा था। हर एक बंदा अपनी नेवी को जो है कॉम्पिटिटिव कर रहा था। खास तौर पर जर्मनी जर्मनी ने ब्रिटेन से भी ज़्यादा ताकत अपनाने की कोशिश करी और ब्रिटेन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ भाई कि जर्मनी हमसे ज़्यादा पावर कैसे ले जाएगा। ऐसे में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में तनाव बढ़ने लगा क्योंकि उस समय ब्रिटेन की नेवी सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन जर्मनी इतनी तेज गति से अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो जर्मनी दे सकता है। अब ऐसे में बाल्कन संकट, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच में तनाव हो गया और इसी तनाव ने यूरोप को युद्ध के कगार पर ला दिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ऑर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद जो तनाव था वो वास्तविक युद्ध में बदल गया। तो ये तो राजनीतिक कारक थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक थे, पेज भरेंगे कम से कम 8-10 अगर सारे कारकों की बात करोगे तो। मेन मेन की यहाँ बात की गई है, वरना शुरुआत तो इसकी 1872 से हो गई थी, वो मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है। आर्थिक कारक की बात करोगे तो उपनिवेशों की होड़। बड़ी बड़ी शक्तियां चाहती हैं कि छोटे छोटे देशों को हम गुलाम बना ले। उससे क्या होगा, उस देश के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो हम भारत की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन आया भारत को गुलाम बनाने,
तो ब्रिटेन क्यों चाहता है, फ्रांस क्यों चाहता है, जो है डचेस क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल वो ले लें। तो ऐसी और देशों को लेकर भी इनके बीच में होड़ मची थी कि यहाँ के कच्चे माल ले लेंगे और यहाँ के बाजारों में अपना सामान बेचेंगे। तो औपनिवेशिक संपत्ति को लेकर इन शक्तियों के बीच में कंपटीशन था, जिसकी वजह से इनके बीच में युद्ध हो जाता था। औद्योगिकरण, यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी, बड़े बड़े जो है उद्योग लगाए जा रहे थे, और जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो है कंपटीशन होने लगा इकोनॉमी को लेकर। अब ऐसे में व्यापारिक प्रतिबंध लगने लगे, आर्थिक नीतियां बढ़ गई, ऊंचे ऊंचे टैक्स लगाए जाने लगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक कारक काम कर रहे थे, जिसने इस युद्ध को महायुद्ध बना दिया। इसमें देशभक्ति की भावना, साम्राज्यवाद, गठबंधन की राजनीति, विश्व में कंपटीशन जो चल रहा था, इन सब ने पूरे विश्व को एक अखाड़े में बदल दिया और पूरा विश्व युद्ध में चला गया और करोड़ों लोग इसमें मारे गए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। यहाँ पर हमें क्वेश्चन 400 शब्दों में लिखना है, तो उस हिसाब से आंसर प्रॉपर सेटअप किया गया है। इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप चैप्टर पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि फांसीवाद और नाजीवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखो, फांसीवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध है इटली नाम के देश से, और नाजीवाद दूसरी विचारधारा है, इसका संबंध है जर्मनी देश से। तो वैसे तो दोनों विचारधाराएं लगभग सेम अप्रोच पर चल रही हैं, बस देश अलग है। नाजीवाद का संबंध जर्मनी से, और जर्मनी में इसका संबंध है इटली से, जर्मनी में इसका संबंध है हिटलर से। फांसीवाद का संबंध है इटली से, और इटली में एक नेता है मुसोलिनी जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो फांसीवाद और नाजीवाद 20वीं शताब्दी के पहले भाग में यूरोप में राजनीतिक विचारधाराएं थीं, जो कि इटली और जर्मनी में विकसित हुई थीं, और इन्होंने इटली और जर्मनी की सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर और राजनीतिक स्थिति पर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाला। हम बात करते हैं फांसीवाद के उदय की। आखिर फांसीवाद इटली में क्यों उभरा, इसके उदय के कारण क्या थे? तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो इटली को वो फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ऐसे में इटली जो प्रॉफिट चाहता था, इटली को अपेक्षित लाभ जो चाहिए था, क्षेत्रीय जो विस्तार था, वो सब नहीं मिल पाया। इसकी वजह से जो इटली के राजनेता थे वो निराश हो गए, असंतुष्ट हो गए, और इसी वजह से वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुसोलिनी। इन्होंने अपनी लीडरशिप को बढ़ावा दिया और एक नई विचारधारा लेकर आए, और ये विचारधारा थी फांसीवाद की। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो चुकी थी इटली की, बेरोजगारी बहुत स्तर पर बढ़ चुकी थी, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ चुकी थी, और समाज में अराजकता फैल चुकी थी। इटली में राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सरकारें, बढ़ती सामाजिक गतिविधियों ने जनता में डर पैदा कर दिया, असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया। समाजवादियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो देखो, समाजवादी का प्रभाव का मतलब ये है कि रूस में ना 1917 में क्रांति हुई थी, और रूस में जब 1917 में क्रांति हुई थी तो वहाँ पे समाजवाद आ गया था। समाजवाद का मतलब ये था कि हम बड़े बड़े जमींदारों से सारी जमीनें छीन लेंगे और किसानों को बराबर बांट देंगे, सारा का सारा सेक्टर गवर्नमेंट कर देंगे, सरकारी नीतियाँ चलेंगी, हर एक चीज़ समान होगी। तो ऐसे में इटली में डर हुआ, क्योंकि इटली के लोग थे पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर होंगे, सब लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, जो बंदा कंपटीशन को जीत जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में समाजवाद बहुत तेज गति से फैल रहा था। ऐसे में इटली के लोग डर गए। अब उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो समाजवाद को रोक दे, और वो एक तानाशाह नेता हो। और ऐसे में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी जो थे वो एक करिश्माई लीडर थे। फांसीवाद की विचारधारा में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा सबसे पहले लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, मजबूत देश मजबूत सेना होनी चाहिए। इन्होंने तानाशाही शासन का समर्थन दिया, और जो लोग इनकी विचारधाराओं से प्रेरित थे उन्हें अपने साथ रखा, और अपोजिट विचारधारा वाले लोगों को इन्होंने मारना शुरू करा, और इस तरीके से कत्लेआम शुरू हुआ। तो फांसीवाद की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कह रही है जो हमारी विचारधारा से प्रेरित है वही हमारे साथ रहेंगे, बाकी लोगों को हटाया गया और इटली को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। ये एक तानाशाही प्रवृत्ति थी। सेम एज इट इज यही चीज होगी नाजीवाद, बस इसका संबंध जर्मनी से होगा, और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, द ग्रेट हिटलर, इससे संबंधित होंगे। सेम इनका ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, हर युद्ध के बाद एक संधि होती है, और एक संधि हुई जिसका नाम था वर्साई की संधि। इस संधि ने कहा कि भाई युद्ध हुआ जर्मनी की वजह से, तो जर्मनी ही युद्ध की भरपाई करेगा। इस युद्ध में जर्मनी हार चुका था, और युद्ध की भरपाई करने के लिए जर्मनी के ऊपर बहुत कठोर शर्तें थोप दी गई। वहाँ की करेंसी चेंज कर दी गई, वहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज थे, कोयला लोहा ये सब उठा लिया, ठीक है, उसके ऊपर युद्ध का सारा बोझ दबा दिया। जर्मनी की सेना को कम कर दिया गया। जर्मनी इस अपमान को कैसे सहता, और ऐसे में जब हिटलर जैसा नेता वहाँ पर हो। तो सेम यही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि, जर्मनी पर कड़ी शर्तें, युद्ध का हट जाना, क्षेत्रीय नुकसान, इस सब से जर्मनी को अपमान की भावना बढ़ी। 1920 के दशक में वहाँ महामंदी आ गई, जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया था। ऐसे में एक नेता आता है जो अपने भाषणों के दम पर
पूरे की पूरी पब्लिक को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है और उसी नेता का नाम था कौन? एडोल्फ हिटलर। पार्टी बनाता है नाजी पार्टी, और सबसे पहली बात ये कहता है जो आर्य जाति के लोग हैं सिर्फ उन्हें ही जिंदा रहने का हक है, बाकियों को मार दो। ऐसा कौन कह रहा है? वो कह रहा है हिटलर। तो नाजीवाद की विचारधारा में उसने बहुत सारे यहूदियों को मारा, लाखों लाख लोग मारे गए अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो। हिटलर का करिश्माई व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व कला, यानी कि एक लीडर जिसके अंदर बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, ये मान के चलो वो पब्लिक को अपने साथ ले ही लेगा। तो इस तरीके से इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद। क्वेश्चन हमारा यही था कि फांसीवाद और नाजीवाद के उदय के कारण बताने हैं, विचारधारा नहीं बतानी थी। ठीक है भाई, विचारधारा भी आई तो आप अब इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और इसके प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। तो देखो, आपको अभी पता चला 1914 से लेकर 1918 तक कौन सा विश्व युद्ध हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद एक दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सोचा गया यार एक संस्था हो जो युद्ध को वहीं के वहीं रोक दे, शांति स्थापित कर दे, और वही एक संस्था बनी 1945 में जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ। तो यूएनओ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना है। इसका मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापित करना। एग्जैक्ट डेट है 24 अक्टूबर 1945। शुरुआत में इसमें 51 देश थे, इसमें लगभग 192 देश इसमें शामिल हैं। यूएनओ इसलिए बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र इसलिए बनाया गया ताकि विश्व में शांति स्थापित रहे, सुरक्षा बनी रहे, पूरे विश्व में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, जितने भी सदस्य देश हैं वो ह्यूमन राइट्स की रक्षा करें, मानवाधिकारों की रक्षा करें। यूएनओ के कुल मिलाकर जो उद्देश्य हैं वो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो यूएनओ अपने चार्टर में ऐसे रूल और रेगुलेशन सेट करता है जो पूरे विश्व अगर उसके कायदों को माने तो वहाँ पर शांति ही स्थापित होगी। यूएनओ का ये मानना है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जब भी युद्ध हो तो एक मीडिएटर हो जो उनके साथ बातचीत को बढ़ावा दे, और इसके लिए यूएनओ ने बहुत सारे कार्य किए भी हैं। यूएनओ का दूसरा उद्देश्य यह है कि जितने भी मेंबर यूएनओ के होंगे उनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, अच्छे संबंध बनाए देने पर यह जोर रखता है, और इसलिए इसकी हर साल मीटिंग भी होती है। यूएनओ का मेन उद्देश्य ये भी है कि युद्ध के कारणों को ही खत्म कर दिया जाए और सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मानवाधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। यूएनओ के 6 अंग हैं, और यूएनओ का जो सबसे पहला और प्रभावशाली अंग है वो है महासभा। तो यूएन जैसे हमारे देश की संसद है ना, ऐसे विश्व की संसद है, मान के चलो आप महासभा। जितने भी मेंबर यूएनओ में होते हैं वो सारे मेंबर महासभा में होते हैं। जैसे इस समय यूएनओ में मेंबर मान लो 192 हैं, तो महासभा में भी मेंबर 192 होंगे। यूएनओ का सारा बजट कहाँ पेश होगा? महासभा में होगा। साल में इसकी एक बार बैठक होगी सितंबर महीने के 3rd वीक में, और लगभग 2 महीने बैठक होगी। हर देश के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर जाएंगे और चर्चा करेंगे, विश्व की जो समस्याएं हैं वो बताई जाएगी। यूएनओ का बजट यहीं पर पेश होगा। कौन सा नया देश इसका मेंबर होना है, कौन सा हटना है, ये सारे डिसीजन महासभा में लिए जाएंगे। तो इस तरीके से महासभा एक सलाहकारी निकाय है जिसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है और सदस्य देशों के बीच में चर्चा की जाती है और सिफारिश की जाती है। यूएनओ का जो दूसरा अंग है, ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे हो गया है। यूएनओ का जो दूसरा अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसमें 15 मेंबर होते हैं। मेन जो पावर है वो इसी के पास है। 15 मेंबर में से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अब जो ये 5 स्थायी हैं ये है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। 10 जो अस्थायी मेंबर होते हैं 2-2 साल के लिए बनते हैं। एक तरीके से जब 2 देशों में युद्ध होता है ना, तो वहां पर समझाने का काम इसी का ही है, सुरक्षा परिषद का। इन 15 देशों में से जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, इनकी खास बात ये इनके पास वीटो पावर है। अगर ये किसी भी चीज़ को मना कर देंगे तो वो काम नहीं होगा। वीटो का मतलब है मना करना, निषेधाधिकार। यानी कि इन 15 में से 14 बंदे हाँ कह रहे हो, लेकिन एक बंदा अगर ना कह दे वीटो पावर वाला तो काम होगा नहीं, वीटो लग जाएगी। तो ये सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है। मेन जो काम करती है वो सुरक्षा परिषद ही करती है, मेन डिसीजन सारे यही लेती है। तो यूएनओ का पहला अंक कौन है? महासभा। दूसरा अंक कौन है? सुरक्षा परिषद। तीसरा है सामाजिक आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। शुरुआत में इसमें ना 18 देश थे, अब इसमें 54 देश हैं। किसमें? सामाजिक आर्थिक परिषद में। अर्थव्यवस्था से संबंधित, समाज से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जितनी पॉलिसीज हैं उसके लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज होते हैं और ये जज 9 साल के लिए काम करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग में है, और ये हैग नाम की जगह नीदरलैंड में है। तो इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ये अंग जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो 6 अंग पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का मुख्य कार्य
उन क्षेत्रों की देखरेख करना था, ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं थे, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन अब लगभग इस क्षेत्र से हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो चुका है। सचिवालय, सेक्रेटरीट, यहाँ का सबसे जो बड़ा पद होता है वो होता है जनरल सेक्रेटरी, और इस समय यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस। तो यहाँ पर सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और प्रशासनिक अंग है ये सचिवालय। तो इस प्रकार से यूएनओ पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसे पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र एक व्यापक बहुपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, सहयोग को बढ़ावा देना है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी है और विश्व में बातचीत के माध्यम से एक पूरे विश्व को अच्छे राह पर ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि शीत युद्ध के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका और रशिया के बीच में एक संघर्ष की शुरुआत होती है, और यह संघर्ष युद्ध में तब्दील नहीं होता, यह संघर्ष विचारधाराओं से होता है और इसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जिसमें युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, हथियारों की होड़ होती है, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन युद्ध नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। और हमारे विश्व में कोल्ड वॉर का जो माहौल चला है वो चला है 1945 से लेकर 1991 तक, किसके बीच में? अमेरिका और रशिया के बीच में। तो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष था। इसमें सेना का संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग तरीके से संघर्षों को बढ़ावा मिला है, जिसके कुछ चरणों के बारे में बताया गया है। तो शीत युद्ध का जो पहला चरण है वो है 1945 से लेकर 1953 का। इस दौरान क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और यूरोपीय देशों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। अमेरिका चाहता था कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, वहीं सोवियत संघ चाहता था कि गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में अमेरिका यूरोपियन देशों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए उन्हें सब्सिडीज दे रहा है। इधर सोवियत संघ भी चाहता है कि यूरोपियन देश उसके ग्रुप में शामिल हो जाएं, इसलिए वो भी सब्सिडीज दे रहा है। तो प्रथम जो चरण था शीत युद्ध का, उसमें दोनों ही देश अमेरिका और रशिया अपने अपने जो है भागीदारी बढ़ा रहे हैं और अब देशों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा देश होंगे वही उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। दोनों ही अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहते हैं। अमेरिका की जो विचारधारा है वो है पूंजीवाद, जबकि जो सोवियत संघ की विचारधारा है वो है साम्यवाद। पूंजीवाद का मतलब है कि अधिकतर जो चीज़ें होंगी वो प्राइवेट सेक्टर में होंगी, व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, बाजार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। साम्यवाद का मतलब है बाजार पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में होगा, समानता होगी, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए न्याय की बात की जाएगी। अब इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कुछ ग्रुप भी बने, जैसे कि अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया नेटो। नेटो का मतलब था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, इस समय 31 देश हैं इसमें। तो ये संगठन इसलिए बना था कि अगर कोई भी एक देश इस पर हमला करता है, किसी भी एक देश पर हमला होता है, तो सारे लोग मिलकर जो है वो क्या करेंगे? जवाब ही देंगे। तो अमेरिका का एक ग्रुप था नेटो, एक और था सेटो, एक था सेंटो। बदले में सोवियत संघ ने भी एक पैक्ट बनाया, वार्सा पैक्ट। इसमें 15 देश थे और इन्होंने भी कहा किसी एक पर भी हमला हुआ सारे मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में शीत युद्ध के पहले चरण में गुटबंदी हो रही थी, और इस गुटबंदी में सोवियत संघ का जो ग्रुप था वो तो वार्सा पैक्ट, और अमेरिका का मेन ग्रुप था नेटो यूरोप के लिए। इसके अलावा अमेरिका का एक ग्रुप सीटो भी था और सेंटो भी था। अगली जो घटना घटी प्राथमिक चरण में वो घटी बर्लिन संकट। तो जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, बर्लिन के बंटवारे को लेकर समस्या हुई। आगे चलकर बर्लिन की घेराबंदी की गई और 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, और ये बर्लिन की दीवार साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक बनी। दूसरा चरण शुरू होता है 1953 से 1962। इस चरण में बहुत सारे संघर्ष हो रहे हैं, प्रॉक्सी युद्ध हो रहे हैं। प्रॉक्सी युद्ध का मतलब यह है कि दो छोटे छोटे देशों को युद्ध में लड़ाकर और अपनी अपनी जीत हासिल करवाया जाए। जैसे देखो, मान लो इस समय क्या चल रहा है, एक देश है यूक्रेन और एक देश है रूस। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका काम कर रहा है। तो इसे प्रॉक्सी युद्ध बोलेंगे। खुद युद्ध में ना लड़ो, बल्कि दो छोटे छोटे देशों का युद्ध लड़वा रहे हो आप और दोनों ही तरफ से सपोर्टर आप हो। ऐसे ही एक युद्ध हुआ कोरिया युद्ध 1950 से लेकर 1953 के बीच में, जिसमें कोरिया दो भागों में बढ़ गया, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। अब जो साउथ कोरिया था वो अमेरिकी गठबंधन में चला गया, और जो नॉर्थ कोरिया है वो सोवियत गठबंधन में चला गया। तो द्वितीय चरण में जो हुआ वो प्रॉक्सी युद्ध हुए, संघर्ष हुए। स्पेस की रेस लगी
कि भाई अंतरिक्ष में किसके सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक गतिविधियाँ होंगी, और इस रेस में शुरुआत में सोवियत संघ आगे था। सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करी। आगे चलकर अमेरिका भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा और अमेरिका कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया और सोवियत रूस पीछे रह गया। इस समय की सबसे बड़ी घटना थी क्यूबा। तो देखो, जैसे ये मान लो ये अमेरिका है और ये रशिया है, तो अमेरिका के पास एक सटा हुआ एक देश था यहाँ पर क्यूबा। अब ये जो क्यूबा था शुरुआत में ये अमेरिकन गठबंधन में था, लेकिन 1962 में क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, ये क्या हुआ, ये सोवियत गठबंधन में जाने चाहते थे। ऐसे में सोवियत ने क्या करा, इसे अपने गठबंधन में शामिल किया और यहाँ पर मिसाइलें लगवा दी, ताकि अगर अमेरिका इस पर अटैक करे तो ये मिसाइलें छोड़ दें। अमेरिका को ये खबर 3 हफ्ते बाद चली कि भैया क्यूबा के में मिसाइलें लग गई हैं, क्योंकि उस समय सैटेलाइट इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि पता चल जाए, अब तो तुरंत पता चल जाती है चीज़ें। अमेरिका के जब पता चली, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उन्हें जब ये बात पता चली कि क्यूबा में मिसाइलें हो गई हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपने युद्ध के जहाज आगे भेज दिए। अब ऐसे में ऐसा लगने लगा भैया तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है, लेकिन दोनों देशों ने बातचीत के माध्यम से सॉल्व किया। तो क्यूबा मिसाइल संकट सबसे खतरनाक संकट था जिसमें परमाणु युद्ध हो सकता था। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जो है शीत युद्ध के तनाव में कमी आने लगी और इस दौर को कहा जाता है डिटेंट का दौर। इस चरण में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव कम करने के लिए समझौते हुए, जैसे SALT I SALT II, ये बातचीत है और इन बातचीत में ये किया जा रहा है कि भाई हथियारों को अब कंट्रोल करना है हमें। फिर आगे चलकर वियतनाम संघर्ष भी हो रहा है इस दौरान। शीत युद्ध का अंतिम चरण है 1979 से 1991। इस समय सोवियत संघ ने जो है अफगानिस्तान पर अटैक किया था। इस दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ शस्त्रों का विस्तार किया था और सोवियत संघ के जब अंतिम नेता है मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे सोवियत संघ में सुधार हो, लेकिन सोवियत संघ में सुधार नहीं हुआ और सोवियत संघ अलग अलग 15 भागों में बट गया। 1989 में बर्लिन की दीवार भी टूट गई और जर्मनी एकजुट हो गया और यहीं पर हो गया शीत युद्ध का अंत। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन 4 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। किताब से एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से सुन लेना। 15 के 15 चैप्टरों की प्लेलिस्ट है, लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। अगले जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।